ईपीएफओ 2020 का जो एग्जामिनेशन है आपका है 9 मई को, ठीक। और उसमें करंट अफेयर का लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मसाला अभी गवर्नमेंट ने दे दिया है हमें, जिसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। लेबर लॉज रिफॉर्म या फिर लेबर कोड 4 आ चुके हैं, ठीक। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 को देखेंगे, उसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग आराम से बैठिए, एक एक चीज यहां पे मैं समझा दूंगा। बिल्कुल भी आप लोग को जो है कोई भी चीज के अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हमारे जो पेड ग्रुप हैं उसमें पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। ईपीएफओ और यूपीएससी के लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। यूपीएससी 2021 के लिए पेड ग्रुप चल रहा है पूरा कंप्लीट। ईपीएफओ का तो पेड ग्रुप चल ही रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग को जो है टेस्ट सीरीज भी पूरी कराई जाती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, पर्सनल गाइडेंस होता है, जैसा कि कहीं पे भी और नहीं हो रहा है। आप लोग अगर हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 8564-880530 और 9690660889 पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 जो आया है, इसके शुरुआती जो चीजें हैं, एक एक फीचर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या बनाए गए हैं, कौन से बोर्ड्स बनाए गए, सब कुछ, ठीक है। तो इसमें देखो मेन जो है पहले पार्ट में आपने ये समझ लिया था। पहला पार्ट जो था इस लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड है, उसमें आपने वेजेस कोड यानी संहिता 2019 वाला सबसे पहले यही लागू हुआ था। मैं आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले ईपीएफओ में, ठीक। जो ये बिल आया है, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही मानक बनाएगी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ फॉर वर्क प्लेसेस थ्रू ए नोटिफिकेशन, अधिसूचना के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट मानक बनाएगी, ठीक। जितना मैं बताता हूं बस उतना सुनते रहिएगा। ड्यूटी क्या है एम्प्लॉयर की, नियोक्ता के दायित्व कर्तव्य क्या क्या है। नियोक्ता ही रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा आपकी मेंटेन करने के लिए अपना, जहां पे भी उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन के लिए एम्प्लॉयज के लिए नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। और या फिर जैसा भी केंद्र सरकार बताएगी उस हिसाब से एम्प्लॉयर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उसने किस तरीके से हमारे इस कोड के अंतर्गत जो है अपना उसका पालन किया है कि नहीं किया है, ठीक। अब ये करते समय एम्प्लॉयर जो है कोई भी इसमें फीस वीस नहीं ले, कोई चार्जेस नहीं लगाएगा एम्प्लॉय के ऊपर मेंटेन करने के लिए सेफ्टी और हेल्थ एट द वर्क प्लेस। समझ में आई। तीसरी बात इसमें यह है कि एम्प्लॉयर को जो है हर साल एक एम्प्लॉयज के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक। समझिए, 3 चीजें। एम्प्लॉयर जिम्मेदार है कि ये हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन की बात करे, सारी चीजें देखे, ठीक। और या फिर जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। दूसरी बात क्या है कि कोई भी चार्जेस एम्प्लॉय से नहीं लेगा ये सब काम करने के लिए। तो और तीसरा क्या है कि हर साल एम्प्लॉय यानी कि नियोक्ता फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन एम्प्लॉयज के लिए रखेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अब यहां पे एम्प्लॉय के क्या अधिकार है, कर्मचारी के अधिकार क्या है। अगर किसी एम्प्लॉय को ये लगता है कि जहां पे भी वो काम कर रहा है वहां पे उसको इंजरी, चोट या फिर उसकी मौत हो सकती है या फिर किसी भी तरीके का खतरा उसे महसूस होता है उसकी हेल्थ के लिए, तो वो इन्फॉर्म कर सकता है नियोक्ता को यानी कि एम्प्लॉयर को डायरेक्टली और या फिर सेफ्टी कमिटी के थ्रू। आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, सेफ्टी कमिटी में कौन कौन होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है और इसको किस अधिनियम या फिर एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है, ठीक। अगला पेज आ गया, या हम लोग ने ध्यान लगा लिया और पता कर लिया कि राइट्स क्या है एम्प्लॉयज के। अब हम लोग करेंगे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं के रोजगार के लिए क्या प्रावधान है इस कोड के अंतर्गत। अब इसमें कहा गया है कि महिलाएं एंटाइटल्ड हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी सभी प्रतिष्ठानों में एम्प्लॉयड होने के लिए और सारे टाइप के वर्क करने के लिए महिलाओं के लिए अब दरवाजे खुले रहेंगे, ठीक। और यहां तक कि यह भी कहा गया है कि 6 बजे से पहले, सुबह के 6 बजे से पहले और
रात्रि 7 बजे के बाद का भी जो है, जो भी काम वाम है उसमें भी वीमेन एम्प्लॉयड हो सकती है। यानी कि यह है कि रात को भी अगर केंद्र सरकार और जैसे सरकार ने जो भी बनाया है रूल्स, उसमें अगर एक बताया जाता है सेफ्टी कंडीशंस पूरे हैं, तो उनको वहां पे भी रात में भी कार्य करने का जो है वो मिल सकता है मौका। इसके बाद यहां पे ये कहता है कि गवर्नमेंट को फिर भी किसी भी जगह पे, किसी भी एम्प्लॉयमेंट जहां पे वीमेन काम कर रही है, उसके हेल्थ को, सेफ्टी को डेंजरस महसूस होता है, ठीक, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को कहेगा कि भैया यहां पे आपको एडिक्वेट सेफगार्ड्स देने पड़ेंगे जहां पे वीमेन को अपने एम्प्लॉय कर रखा है। ठीक, मान लीजिए कहीं पे देखा वीमेन जैसे एम्प्लॉयड है, वहां पे गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है जितना जरूरत की जो है साजो सामान होना चाहिए इनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वो नहीं लग रहा है, तो वो वहां पे जाके एम्प्लॉयर से गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा बिकॉज यू आर एम्प्लॉइंग द वीमेन। ठीक है, तो इसके बाद अब ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज आ गई है, माइग्रेंट प्रवासी कामगार जो है, कर्मचारी जो है, इन पे काफी लंबा चौड़ा इसमें यहाँ पे जो है ध्यान दिया गया है। अब इसमें क्या क्या आ गया है कि एक सेपरेट पूरा सेक्शन बनाया गया है इस बिल के अंतर्गत इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अलग से पूरा एक सेक्शन बनाया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि इनके लिए रूल्स बनाए जाएंगे हर एस्टेब्लिशमेंट में, हर प्रतिष्ठान में, जहां पर भी 10 या फिर 10 से ज्यादा अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं अभी या फिर पिछले 12 महीनों में कभी भी। ठीक, इसके बाद इन्होंने यह कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इस बिल के अंतर्गत, इस कोड के अंतर्गत जो उनकी व्याप्ति है, यानी कि जो कवरेज है माइग्रेंट वर्कर्स की, अंदर जो लेबर लॉज है उनसे संबंधित, उसमें इनका कवरेज बढ़ा दिया है। ठीक, माइग्रेंट लेबर्स को, वर्कर्स को अब जो है ज्यादा जो है उनका ध्यान दिया जा रहा है लेबर लॉस के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ उनकी जो सामाजिक सुरक्षा वाले बेनिफिट्स हैं, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक में आप लोगों ने देखा था, बहुत ज्यादा एक पूरी फ्लडिंग हो गई थी, लोग जो है दिल्ली से जाने को, अपने अपने घर जाने को तैयार थे, और माइग्रेंट लेबर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत उनकी दुर्दशा थी। तो ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो बढ़ाए गए हैं, उनको दिए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित श्रमिक वर्ग को अधिक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है आपका ये वाला कोड बिल। ठीक, अब जो प्रेजेंट लॉ है, इससे पहले वाली जो कंडीशन थी अभी तक, वो क्या कहती कि कोई भी जो माइग्रेंट वर्कर है, अगर उसको किसी ठेकेदार ने, जब मतलब सिर्फ ठेकेदार ने ही अगर उसको हायर किया है, ओनली इफ दे वर हायर्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, तभी उनको जो है इस माइग्रेंट वर्कर की तरह से जो है जो भी लेबर लॉस अभी तक थे उसमें उनको देखा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर देखिए उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर कोई वर्कर, माइग्रेंट वर्कर जिसने खुद अपने से चल के आया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया, ठीक, वहां जाके काम कर रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं गया तो क्या होगा, इसको लेबर लॉस के अंदर कंसिडर ही नहीं करते थे। अब ये स्थिति चेंज हो गई है, समझ में आ गई ना बात। अब जो है ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही गए तभी आपको माना जाएगा, अब वैसे भी आपको माना जाएगा। इसलिए नई डेफिनेशन आ गई है, नए विधेयक अंतरराज्य प्रवासी श्रमिकों को परिभाषित करता है। इसमें क्या कहता है, कोई भी वर्कर, ठीक, जो अपने से ऑफ हिज ओन, अपने से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है यहां पे, ठीक, दूसरे स्टेट में, स्टेट ए से बी के बीच में, और 18,000 या फिर उससे कम की सैलरी बना रहा है, तो उसको जो है हम माइग्रेंट वर्कर की तरह ट्रीट करेंगे, और सारे लेबर लॉज में उसको जितने भी अदर वर्कर्स के लिए जो राइट्स हैं, अधिकार है, वो माइग्रेंट वर्कर को भी देंगे। अब यहां पे एक चीज और भी बता दी गई है, अब उसको चाहे डायरेक्टली या मतलब किसी वर्कर को रिक्रूट किया हो डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, और मतलब एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट अपने से एम्प्लॉयड कर लिया माइग्रेंट वर्कर को, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसने अगर ये जो 3 कंडीशन है कि आपका पहला कि ये अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, वहां पे चाहे एम्प्लॉयर डायरेक्टली उसको बात किया था या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से किया था,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो है 18,000 से कम कमा रहा है तो उसको माइग्रेंट वर्कर को जितने भी लेबर लॉज हैं सबके अंतर्गत जो भी अधिकार हैं बाकी वर्कर्स के लिए वो माइग्रेंट वर्कर्स को भी मिलेंगे। समझ में आ गई बात। अब पहली बार क्या हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज मेड ए प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग स्कीम। स्कीम बनाई गई है कि ऑप्शन होगा आपके माइग्रेंट वर्कर्स के पास में भी कि वो लोग भी बेनिफिट ले पाएंगे पीडीएस का, यानी राशन का। ठीक है, राशन कार्ड का भी वन नेशन वन राशन कार्ड का भी जो है स्कीम आई है। उसी तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स के पास भी ये ऑप्शन होगा कि वो बेनिफिट ले सकते हैं पीडीएस का, या तो अपने होम स्टेट में, मान लीजिए यूपी से कोई गया है महाराष्ट्र में तो वो यहाँ पे भी पीडीएस का लाभ उठा सकता है, या फिर डेस्टिनेशन स्टेट में भी ले सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में महाराष्ट्र की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद ये भी है कि माइग्रेंट वर्कर के लिए, ठीक, कोई एक जो सेस फंड्स बनाए गए हैं, उपकर नदी बनाई गई है कि किसी स्टेट में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, वो माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनको भी बेनिफिट करने के लिए भी यूज करी जाएगी। समझ में आ रहा ना एक एक चीज। सेस फंड जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए था वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी, उनको भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए भी यूज में लाई जाएगी। अब यहां पे ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता की जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो ये भी है कि सर्टेन बेनिफिट जो भी अदर वर्कर्स को दिए जाते हैं वो आपको माइग्रेंट वर्कर्स को भी देने होंगे। ठीक, माइग्रेंट वर्कर्स की अब आवाज को बढ़ा रहे हैं, उसकी जो है उसकी एक प्रेजेंस बना रहे हैं। उसका ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया है तो यहां पे उससे भेदभाव हो। वो भी एक वर्कर है, उसका भी हमें सेम अधिकार होने चाहिए जो वर्कर्स को ऑलरेडी जो यहीं के लोग हैं। मतलब आपने एक थ्योरी सुनी होगी, सन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल वाली। ठीक, इसको कमेंट करके बताइएगा क्या चीज है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में कई बार क्या होता है कि महाराष्ट्र मराठियों का, तो वहां से कोई भी जैसे बिहार से यूपी से लोग पहुंचता तो उसके साथ में काफी भेदभाव होता है। अच्छा, बिहार यूपी जो जा रहे हैं वो हैं तो माइग्रेंट वर्कर्स ही ना। ठीक, तो इस तरीके से उनके साथ भेदभाव ना हो उसके लिए भी ये जो है मजबूत कर रहे हैं माइग्रेंट, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंतर्गत माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ठीक, अब अदर वर्कर्स को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या फिर जो है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं से संबंधित, ये सब भी अब माइग्रेंट वर्कर्स को भी आपको देने होंगे। ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर्स की, ठीक, नियोक्ता की। अब यहां पे एक चीज बताई गई है कि एक डेटा सेट बनाया जाएगा भाई। ये डेटा सेट होगा माइग्रेंट वर्कर्स का, भाई कितने लोग आए हैं, कितना क्या है, ये सब जब तक डेटा नहीं हो, अगर उनके लिए कोई आपको कोई स्कीम बनानी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, कोई उनके लिए जो उनके वेलफेयर के लिए कोई काम करना है, तो कितने लोग हैं, कहां से आए, ये सब डेटा होना चाहिए ना। ठीक, तो ये डेटा सेट अब माइग्रेंट वर्कर्स का स्टेट्स बनाएंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार या फिर राज्य की सरकार है, वो इसको मेंटेन करेगी डेटाबेस या फिर रिकॉर्ड को, जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं। और इस डेटा सेट के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। अब इस पोर्टल में जो है माइग्रेंट वर्कर, जो स्टेट है वो तो बना ही रही है, मान लीजिए कोई पोर्टल एक बना दिया, उसकी वेबसाइट पे जाके जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने आप को भी खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। और क्या होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार नंबर को देते हुए यहीं पे एक क्वेश्चन बना देगा कि क्या देगा, पैन कार्ड लगा देगा तब भी उसका हो जाएगा, या फिर बताइए कौन सा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, तो ध्यान रखिए, एक एक चीज सुनते जाइए। और इसी के साथ यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉयर को जो है इन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, उनको एक हर साल जो है जर्नी अलाउंस, प्रति वर्ष यात्रा भत्ता देना होगा। ठीक, और ये एक लमसम अमाउंट होगा आने जाने के लिए, सिर्फ एक तरफ का नहीं, ये भी मतलब एक अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो यहाँ के वापस जा रहा है, तो इन दोनों में की जर्नी में जो भी पैसा लग रहा है वो दोनों का एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के देना पड़ेगा। ठीक, उसकी नेटिव प्लेस से और जहां पे भी वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स, ये इस नए कोड में इसमें कहा गया है, बताया गया है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेंगे, नेशनल, इनका नाम समझ लीजिए, नेशनल
ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। और ये क्या करेंगे भाई, एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नेशनल वाला, और स्टेट गवर्नमेंट इसी तरीके से सिमिलरली अपना स्टेट का बनाएंगे। ठीक, और ये क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल वाला, कि भाई किस तरीके के मानक, नियम और विनियम यानी कि स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। भाई कुछ आप ऐसे बनाओगे तभी तो व्यवस्थित तौर पे आप जो है उसको चला पाओगे ना इस कोड को, कि भैया कैसे लोग कहां पे किस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स के लिए, बाकी वर्कर्स के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन कैसे सुधारी जा सके। और इसी साथ साथ आपको ये भी देखेंगी ये बोर्ड कि जो भी पॉलिसी, जो भी नीति और या फिर प्रोग्राम आप ऑलरेडी चला रहे हैं उसमें कुछ इश्यू तो नहीं आ रहे हैं, कुछ हमें क्या कुछ संशोधन उसमें करना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, ये भी इसमें कौन बताएगा? आपका ये नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसी तरीके से स्टेट में स्टेट का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड होगा वो काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ एक सोशल सिक्योरिटी फंड जो है यहां पे भी बनाया गया है। ठीक, सोशल सिक्योरिटी कोड एक अलग से है, उसकी तो बात करेंगे हम अगले वाले पार्ट में, लेकिन उससे पहले सोशल सिक्योरिटी फंड यहां पे भी बनाया गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से संबंधित। और ये जो है किसके कल्याण के लिए बनाया गया है? असंगठित वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब जो लोग इन सब चीजों के बाद भी, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, ये सब के बाद भी कई लोग ऐसे भी होंगे महानुभाव जो पनिशमेंट के हकदार होंगे। क्यों? क्योंकि वो इसको मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि लॉ हमारी जेब में है, लॉस के साथ खेलते हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं या पर नेता हैं जो भी हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि नॉन कंप्लायंस पर, कोड के नॉन कंप्लायंस पे लोग नहीं इसको मान रहे हैं। तो अगर किसी क्रमिक की यानी वर्कर की मौत हो जाती है तो उनको जो है 2 साल तक की सजा और या फिर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना हो सकता। मतलब 3 केस हैं इसमें, या तो आपको सिर्फ जेल होगी, या तो आपको 5 लाख से ऊपर का जुर्माना होगा, और या फिर आपको दोनों हो सकता है। मतलब आपको जेल में भी डालेंगे, आपसे पैसे भी लेंगे। ठीक, मतलब ये डेटरेंस है, आपके लिए डेटरेंस है कि भाई साहब मानो ये सब चीजें। जो क्रमिक की जो लाइफ है वो कोई फालतू की लाइफ नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के असली कार्यकर्ता वही है, असली काम वही करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर वो काम करना छोड़ दे तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। एवरी लाइफ मैटर्स, कोई मजाक नहीं है ये। और इसी के साथ साथ मौत की जगह अगर मान लीजिए वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तो आपके लिए उसमें पनिशमेंट क्या है कि मतलब वॉयलेशन कर रहे हो अगर आप, तो उसमें पनिशमेंट क्या है कि 1 साल तक की सजा है, और 2 लाख से ज्यादा यानी कि 2 लाख से ज्यादा और 4 लाख से कम तक की नकदी आपको देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, या फिर जेल और पैसा दोनों ही आपको देना पड़ेगा। तब जाके आपके दिमाग सही होंगे, मतलब जो भी अगर इस चीज को नहीं मानता है तो इसी तरीके से ये वाला हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। आपके पास पार्ट 3 आएगा। इस सीरीज को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेबर लॉ रिफॉर्म्स जो कोड आए हैं 4, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही चाहिए। ठीक, और 2020 में इससे क्वेश्चन आने की पूरे संभावना ही नहीं, बिल्कुल आएंगे। ठीक, आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कॉल करिए 8564880530 या फिर 9696066089। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है 2021 का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।